जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, पर तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। हाय। मैंने अपनी शुरुआत जो करी थी वो मैंने करी थी एक रेस्टोरेंट से, जो कि मेहरोली में, कुर्ता पजामा पहन के हारमोनियम लेके वो सब मैं वहाँ पे करता था। जो बड़े रेस्टोरेंट में एक होता है, एक कॉर्नर होता है म्यूजिक के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिकली, वैसा कुछ तो वैसे मैं करता था। वहाँ मेरी सैलरी थी कुछ 7,000 रुपये। 7,000? हाँ, महीने की। हाँ। पूरा दिन ऐसे निकलता था मेरा। और फिर ये बिस्मिल की महफिल कब बना? बिस्मिल की महफिल बना कोविड में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो सूफी कलाम है उनको वापस गा के इंडिया में पेश करें। और हमने वो रिस्क लिया, वो कोशिश करी, तो एकदम से ये चीज़ एकदम बूम हो गई मार्केट में कि ये कुछ सेटअप नया आया। अब हर जगह सूफी नाइट, हर जगह सूफी नाइट। ये आपकी आवाज़ ऐसी ही है असली वाली की? मैं नहीं, आज मेरी फ्लाइट थी, मैं घर गया, थोड़ा सोया, सोने के बाद की आवाज़ है ये। रात को एकदम आवाज़ से खुल जाती है मेरी। फ्लाइट इंडिगो वाले क्या हुआ था? इंडिगो वालों ने आपका साज बाज बड़ा उखाड़ फेंक फाक दिया था, मैंने सुना। कसम से ऐसे देख के मेरे दिल पे लग रहा था वो कि जिस तरीके से उठा के वो लोग फेंक रहे थे। राहत फतेह अली खान से मुलाकात भी हुई आप? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे। ये बताइए, खुश मिजाज है वो? हाँ हाँ। अरे उनके वीडियो वायरल होते हैं ना बड़े गुस्से में कभी कभी। वो साइड मैंने नहीं देखी, मैंने बड़ी खुश मिजाज साइड देखी उनकी। सोनू जी का वीडियो देखे आपने, वायरल वीडियो? हाँ। वायरल वीडियो सबके देखते हैं। वायरल वीडियो सबके देखे हैं। कमेंट करवाऊंगा, दोस्ती टूट जाएगी। आपके एक और दोस्त हैं। अच्छा। रफ्तार भाई बहुत बढ़िया इंसान है। दोस्त हैं आपके? जी। अब वो रैप करते हैं, मैं सूफी करता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कैसे तालमेल हुआ म्यूजिक का? तो नहीं, वो तो है ही नहीं। उनके तो बहुत पुराने गाने भी हम लोगों ने सुने हुए हैं ना। मैंने भी सुने हुए हैं। शादी के बाद लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, क्या इसका आपकी म्यूजिक पर असर पड़ा है? हमारे एक यूजर ने पूछा है। सब अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है दुनिया। अर्ज किया है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा हो ना सका, बिछड़ते वक्त आंसू तो आए पर उसके सामने मैं रो ना सका। शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, पर मैं क्या करूं जो आज तक किसी और का हो ना सका। बहुत बढ़िया। मालिक ये बताइए, शादी के बाद ये शायरी क्यों लिखी है आप? कॉपीराइट नियमों के चलते हमने इंटरव्यू में बिस्मिल के गाए हुए गाने यूट्यूब एपिसोड में शामिल नहीं किए हैं, लेकिन घबराइए मत। अगर आप उनकी सुरीली आवाज का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट और ऐप पर अनकट एपिसोड देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है बैठकी का एक एपिसोड। बैठकी में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद आसिफ, जिनको आप ज़्यादा, उनका जो ज़्यादा मौजूद नाम है, जो ज़्यादा जज्ब किया जाने वाला नाम है, बिस्मिल, इस नाम से जानते होंगे। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप में आपका। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्या आपकी आवाज़ ऐसी ही है असली वाली की? मैं नहीं, आज मेरी फ्लाइट थी, मैं घर गया, थोड़ा सोया, सोने के बाद की आवाज़ है ये। रात को एकदम आवाज़ से खुल जाती है मेरी। अच्छा जी। फ्लाइट इंडिगो वाले क्या हुआ था? इंडिगो वालों ने आपका साज बाज बड़ा उखाड़ फेंक फाक दिया था, मैंने सुना। कसम से ऐसे देख के मेरे दिल पे लग रहा था वो कि जिस तरीके से उठा के वो लोग फेंक रहे थे। क्या हुआ था बताइए, कहना। हम लोग बोर्ड कर रहे थे, तो मैंने वहीं से नीचे देखा कि कुछ कीबोर्ड के गिटार के बैग्स हैं, वो लोग ऐसे लिटरली फेंक रहे हैं अंदर। आपके ही थे? हाँ, हमारे ही थे। मुझे समझ गया था कि हमारे बैग्स हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई उसकी, क्योंकि हम वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हम। बट देन वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी, बट उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली, फिर उसके बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं है। अपॉलजी की इंडिगो वालों ने? फिर बिल्कुल बिल्कुल। इंडिगो वालों का मुझसे भी संबंध थोड़ा सा अजीब सा रहा है ना। अच्छा। तो बिस्मिल एक सूफ़ी सिंगर हैं और उनके कई सारे गाने आप लोगों ने, जो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का एक नया तरीका है, इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट्स, आपने उसमें देखा होगा। वो नुसरत साहब के गाने खूब तल्लीनता के साथ, खूब ज़्यादा ज़िंदा दिली के साथ गाते हैं, और इस वादे के साथ वो लल्लन टॉप में आज आए हैं कि बातें कम करेंगे, गाने ज़्यादा गाएंगे। और मुझे पता है कि आप अपने वादे को तोड़ेंगे नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वादा किससे किया था ये। बताइए, थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए।
मेरी कहानी बड़ी मुरादाबाद दिल्ली दोनों के घरानों में जी आपका ये तैयारी हुई, जी। तो बताइए थोड़ी। सबसे पहले नाना ने शुरू कराया था। कब की बात है? ये जब मैं 5 साल का था, तब मेरे नाना मुझे बचपन में लेके बैठते थे हारमोनियम के साथ। और मेरे नाना मुरादाबाद घराने से हैं। मेरे बड़े नाना उस्ताद साबरी खान साहब जो कि पद्म भूषण थे सारंगी में। मेरे छोटे नाना जिन्होंने मुझे गाना सिखाया, तैयारी शुरू कराई, मोहम्मद अहमद कादरी साहब। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। उसके बाद बहुत सारे गुरु रहे मेरे, मैंने बहुत लोगों से सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। अभी किन से सीख रहे हैं? अभी मैं उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब सीख रहा हूँ, जो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के भाई हैं। अच्छा जी, मुंबई में रहते हैं वो। तो उनसे सीखता हूँ मैं। ओके। और पढ़ाई लिखाई क्या हुई यार? इस सबसे इतर कोई पढ़ाई लिखाई भी की आपने? पढ़ाई, देखिए आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि करना तो म्यूज़िक ही है, क्योंकि बचपन से पापा ने म्यूज़िक में ही डाला हुआ था। वो वहीं से इंटरेस्ट जाग गया था कि यही करना है। तो 12th मैंने करी अपनी। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स इन म्यूज़िक करा हिंदू कॉलेज से। तो वहाँ पे मतलब क्लियर था कि करना यही है, मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो मैंने पढ़ाई भी म्यूज़िक में करी। बस BA के बाद मैंने कहा हो गया, बस अब नहीं कर सकते पढ़ाई लिखाई, अब प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। अच्छा, BA के बाद अब ठीक है, अब म्यूजिक ही रहना है सब कुछ। हाँ। ओके। पहला कंसर्ट कौन सा? पहला मेरा एक प्राइवेट शो मैंने किया था, मुझे याद है। कब की बात है? ये होगी कुछ असल में बैंड के साथ कॉन्सर्ट अलग है। मैंने अपनी शुरुआत जो करी थी वो मैंने करी थी एक रेस्टोरेंट से, जो कि मेहरोली में, दिल्ली में। तो वहाँ मैं जाता था अपने कॉलेज के बाद, और वहाँ पे मैं गाता था गज़लें और पुराने गाने। अच्छा। कुर्ता पजामा पहन के, हारमोनियम लेके, वो सब मैं वहाँ पे करता था। जो बड़े रेस्टोरेंट में एक होता है, एक कॉर्नर होता है म्यूजिक के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिकली, वैसा कुछ? तो वैसे मैं करता था। ओके। उसके बाद कॉलेज के बाद एक हमारे वहाँ पे हडसन लेन होती है नॉर्थ कैंपस में। तो वहाँ पे एक कैफ़े था, उस कैफ़े में 3 घंटे गाता था मैं कॉलेज के बाद। वहाँ से ख़त्म करके घर जाता था, घर पे खाना वाना खा के फिर रेस्टोरेंट जाता था। तो पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता था। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, और मुझे अच्छा लगता है इन सब के बारे में सोच के। और रेस्टोरेंट कैफ़े में जब गाना गाते थे, क्या उससे कोई मॉनेटरी लाभ होता था? कोई मतलब जेब खर्च कभी मिलता था, ऐसा कुछ होता था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो कैफ़े में गाता था 300 रुपये 3 घंटे के मिलते थे मुझे उस वक्त। रोज़ के 3 घंटे कर दिया आपने, 300 रुपये मिले? हाँ। ओके। उसके बाद जहाँ मैं रेस्टोरेंट में जाता था, वहाँ मेरी सैलरी थी कुछ 7,000 रुपये। 7,000? हाँ, महीने की। हाँ। तो पूरा दिन ऐसे निकलता था मेरा। अच्छा। और बस, लेकिन मुझे वहाँ से एक्सपोजर मिला, मुझे वहाँ से माइक पकड़ने की समझ आई कि माइक में गाते कैसे हैं, कितना दूर रहना है, कितना नज़दीक रहना है। तो वो चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली, और लोगों से इंटरेक्शन करना, उनको समझना कि उनको क्या गाने सुनने, क्या चाहिए, वो सब काफ़ी सीखने को मिला मुझे। और फिर ये बिस्मिल की महफिल कब बना? बिस्मिल की महफिल बना कोविड में। कोविड में जब उससे पहले मैं अपने शोज़ करता था, बॉलीवुड शोज़ करता था। मतलब बॉलीवुड शोज़ कैसे? मतलब मैं तैयार होता था ऐसे सूट वूट चश्मा लगाया, और बॉलीवुड गाने कर रहा हूँ, कुछ थोड़े बहुत सूफी गाने कर रहा हूँ, पंजाबी गाने भी कर रहा हूँ, मेरा बैंड होता था। अच्छा जी। लेकिन कोविड में हमारे दिमाग में आया, मेरे और जो मेरे मैनेजर है विभोर, हमेशा वो शुरुआत से मेरे साथ हैं, तो हम दोनों के दिमाग में आया कि कुछ अलग करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया में अभी नहीं कर रहे हैं कोई, और जो हमारा फोटे है। तो मैं बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक में सीख रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो सूफ़ी कलाम है उनको वापस गा के इंडिया में पेश करें, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था यहाँ पे। और कोविड में ये रिस्क लेना हमें ठीक लगा, क्योंकि या तो ये चीज़ चलती या तो ये चीज़ नहीं चलती। तो हमने सोचा कि एक बार कोशिश तो करें, देखें तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये कोविड में जब काम नहीं था किसी के पास, हमारे पास, तब हमने ये खुराफाती दिमाग लगाया कि यार ये बनाते हैं, महफिल सेटअप बनाते हैं। एक वीडियो बनाई हमने, जो कि हमने सबको भेजी कि हम ऐसा सेटअप बनाया, आप हमें शोज़ दो, ये करो वो करो। तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई है फिर। और फिर वो तेरे बिना, मतलब ये इसके पहले रिलीज हो गया था? तेरे बिना बहुत पहले रिलीज़ हो गया था, 2018 में शायद हुआ था रिलीज़ वो। अच्छा जी। बाद में बिस्मिल की महफिल बनता है? बिस्मिल की महफिल भी कोविड में बना। हाँ। क्या है तेरे बिना की कहानी? तेरे बिना की कहानी है, मैंने स्कूल में लिखा था वो गाना, जो एक क्रश नहीं होता आपका स्कूल में, मैं उस पर वो गाना लिखा था। तो मैं लगा ये गाना तो निकालना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि पहला गाना था मेरा वो। तो उस टाइम
सबसे पहला गाना था, इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे आगे मतलब मार्केटिंग करें इसकी, क्या ना करें, क्या करें, तो हमने वो चीज़ कर दी बस। और उसके क्योंकि बाद के गाने जो हैं, जैसे आपका एक गाना है जो काफ़ी फेमस है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, नुसरत साहब गाते रहे नुसरत साहब उसको, का, जी। लेकिन उसको आपने थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया, जी। और उसमें उसका ट्विस्ट केवल सुनने भर का ट्विस्ट नहीं है, वो विजुअल ट्विस्ट भी है। अगर आप उसको देखते भी हैं तो भी आपको एक वो ट्विस्ट महसूस होता है। जी। उस ट्विस्ट की कहानी काली काली जुल्फों के, और फिर उस पूरे उसका जो विजुअल ऑरा जो नया बनता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो हमारा ख्याल और सोच यही था इस सेटअप को, महफिल को लेकर, कि जो लेजेंड्स जो हैं, उनकी जो कवालियाँ हैं, उनकी कवालियों को हम एक नया ट्विस्ट देंगे टू ऐड सम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा। सो दैट आज का साउंड प्रोड्यूस करें वो चीज़ें। तो हमने वो चीज़ करी। विजुअली जैसा आप कह रहे हैं, तो विजुअली हमारा यही था कि सब लोग जितने भी बैंड मेंबर्स हैं एकदम अच्छे से दिखेंगे सब लोग, और उसको दिखाने का तरीका एक अलग है हमारा। ओके। हमारा मोटा नहीं होना चाहिए कोई सा, सारे मुझे एकदम फिट चाहिए, मैं खुद भी फिट था उस टाइम पे। तो यही हमारा था कि लोग देखें, लोग बोले कि ये यंगस्टर्स का एक बैंड है और जो कि इतनी बढ़िया कवालियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ देती है। तो ये हमारा पूरा नज़रिया था इस चीज़ को देखने का, और ऑब्वियसली म्यूज़िक में थोड़े बहुत बदलाव करने का, टू ऐड सम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बेस गिटार, ड्रम्स, और साथ में इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स टू हैव दैट रूट्स, कि ये कवाली की रूट्स हैं। तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, मैंडोलिन हो गया, फ्लूट हो गई, तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स। ये ब्लेंड का जो आइडिया था कव्वाली में, जैसे कोई गाना जब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है ना, तो उसमें ब्लेंड करने में आपको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जी। जैसे आप एक ऐसा नंबर उठा रहे हो जो कैसेट में इतना बार बिका, ग्रामोफोन पे इतना बार बिका, रिकॉर्ड्स उसके बिके, और आप उसमें ब्लेंड करने का रिस्क तो होता ही होगा मेरे ख्याल से, कि यार ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो क्या करेंगे, गड़बड़ा गई गाड़ी, मतलब आई गेस तो नहीं, ये आया था 100%, ये ख्याल दिमाग में था कि अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे का दूसरा ऑप्शन था कि वापस से वही सेटअप कर लेंगे जो कर रहे थे। लेकिन अगर कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी पता ही नहीं लगेगा हमें। और हमने वो रिस्क लिया, वो कोशिश करी, तो एकदम से ये चीज़ एकदम बूम हो गई मार्केट में, कि ये कुछ सेटअप नया आया। अब हर जगह सूफी नाइट, हर जगह सूफी नाइट। पहले नहीं होती थी सूफी नाइट, लेकिन जब से ये चीज़ें चली हैं तब से सब बदल गया है। कब परफॉर्म किया पहली बार काली काली जुल्फों के फंदे न डालो? मैंने किया था ये एक प्राइवेट शो था मेरा, छतरपुर में शादी थी, वहाँ मैंने किया था। छतरपुर ये वाला कि वो वाला, मतलब जो उधर कहाँ एमपी में है ना दूसरा छतरपुर? नहीं, यही बात, दिल्ली वाला छतरपुर। हाँ। तो यहाँ शादी थी, तो वहाँ सबसे पहली बार परफॉर्म किया था मैंने। हाँ। और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बड़े मज़े किए लोगों ने, और मुझे उस चीज़ को देख के बहुत मोटिवेशन मिला कि यार कोशिश करी थी, कोशिश सफल हो रही है, अब इस चीज़ को और आगे लेके जाना है। काली काली जुल्फों सुनाइए यार। आय हाय हाय, जुल्फों के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे उसकी। चलो मैं मेरा हालांकि पसंदीदा गाना है ये, यही है। अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है। राहत फतेह अली खान से मुलाकात भी हुई आपकी? जी। कैसी थी मुलाकात वो? बहुत ही खूबसूरत मुलाकात थी मेरी, मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरी बात होती है कभी कभी। उनसे बात होती है? जी, एक आध बार मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे। ये बताइए, खुश मिजाज है वो? हाँ। अरे उनके वीडियो वायरल होते हैं ना बड़े गुस्से में कभी कभी। वो साइड मैंने नहीं देखी, मैंने बड़ी खुश मिजाज साइड देखी उनकी। अच्छा। हाँ। क्या बात होती है राहत फतेह अली खान से? मतलब पहली बार मैं उनसे मिला था, पिछले साल मिला था मैं उनसे। तो मैं उनको सुन रहा था और वो भी बड़े खुशी मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं और गा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उस शो के बाद हम लोग बैठे तो ऐसी कुछ महफिल सी बन गई कि अरे बिस्मिल गाओ, बिस्मिल तुम गाओ। अच्छा, बोला उन्होंने? तो मेरे भाई थे एक, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया कि ये बिस्मिल है, इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। तो इस तरीके से मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बोला बिस्मिल गाओ आप। तो मैं गाया, बड़े खुश हुए वो, लिटरली बहुत खुश हुए। और मुझे गले से लगाया उन्होंने और मेरे साथ बैठ के और गाने गाया, क्योंकि उन्हें ना किशोर दा बहुत पसंद है। राहत फतेह अली खान को किशोर दा के गाने एक
के बाद एक सारे उन्हें याद होंगे, और वो वही गा रहे थे, रात कली ख्वाब में आई और ये सब गाने, मतलब क्या महफिल थी वो, मजे आ गए। अच्छा, आपके एक और दोस्त हैं सोनू निगम जी, कमाल के सिंगर। दोस्त तो नहीं है, मैं उनको मैंने गाना शुरू किया है उनसे इंस्पायर होके, मैं उन्हें भैया बोलता हूँ। अच्छा जी, तो मेरी फर्स्ट फेसबुक की डीपी उनकी पिक्चर ही थी। अच्छा उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे कि मैं गाऊं, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये किस्सा उनको बताया था और मैं रो पड़ा था ये किस्सा बता के उनको कि मैं IIT कानपुर गया था एक कंपटीशन के लिए। अच्छा तो वहाँ पे सोनू जी आ रहे थे परफॉर्म करने, तब तक तो मेरा ख्वाब ही था कि मैं कभी इनसे मिलूं या ऐसा कुछ हो। ओके। तो मैं ऑडियंस में सुन रहा था, तो वो स्टेज पे खड़े थे, वो गा रहे थे अभी मुझ में कहीं, अच्छा अभी मुझ में ठीक, कहीं, ठीक, ठीक। वो गाना वो गा रहे थे और वो मेरा पसंदीदा गाना है उन जो सोनू जी का है। तो मैं लिटरली रो रहा हूँ वहाँ पे, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ रो रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये स्टेज, ये जगह पे मैं कब पहुंचूंगा या मैं कब ऐसा इसका थोड़ा सा भी गा पाऊंगा, क्योंकि सोनू जी इज अ लेजेंड। तो वो चीज़ जब मैंने सोनू जी को बताई तो वो बहुत खुश हुए, मेरी आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने खड़े हुए मुझे हक किया। और मतलब मैं बहुत जेन्युइन हूँ उनके लिए, जो प्यार है ना मेरे अंदर वो बहुत जेन्युइन है, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ उनके प्यार को लेकर, जो प्यार मेरे दिल में उनके लिए है। सोनू जी का भी वीडियो देखे आपने, वायरल वीडियो? हाँ वायरल वीडियो सबके देखते हैं क्योंकि वायरल वीडियो सबके देखे हैं मैंने। कमेंट करवाऊंगा, दोस्ती टूट जाएगी। आपके एक और दोस्त हैं, अच्छा, पता नहीं गाने का मूड तो उनका आपसे नहीं बनता होगा, लेकिन उनके साथ भी आपकी तस्वीरें हैं। रफ्तार जी, रफ्तार भाई बहुत बढ़िया इंसान है। दोस्त हैं आपके? जी, भाई है मेरे, दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसे हैं एकदम, बहुत अच्छे इंसान है वो। ओके। हाँ, तो अब वो रैप करते हैं, मैं सूफी करता हूँ, आप सोच रहे होंगे ये कैसे तालमेल हुआ, म्यूजिक का तो नहीं वो तो है ही नहीं, उनके तो बहुत पुराने गाने भी हम लोगों ने सुने हुए हैं ना। मैंने भी सुने हुए हैं। अच्छा, ऐसा कंटेंट छोड़ता नहीं हूँ मैं। ओके ठीक है। अभी क्या सुनते हैं आप? अभी मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ ऑब्वियसली, और अरिजीत दा मेरे बहुत फेवरेट हैं, अरिजीत सिंह। मैं जॉन मेयर सुनता हूँ, मुझे इंग्लिश गाने सुनने का बड़ा शौक है। अच्छा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे अडेल बहुत पसंद है। अच्छा, कोल्ड प्ले सुनता हूँ मैं, और अपना इंडिया में अरिजीत दा हो गए, रहमान साहब हो गए, शंकर जी हो गए, सो मेनी म्यूजिशियन, तो मैं सबको सुनता हूँ। मुझसे जब ये हम लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया कि हम लोग आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने लिखा कि उनका साजिद वाजिद के भी खानदान से ताल्लुक़ है। जी, कैसे? अभी ताल्लुक जुड़ा है, शादी? जी, जो मेरी वाइफ है शिफा, हाँ, वो उनके खानदान से ही हैं। अच्छा जी, तो ये मैं इक्वेशन बना तो रहा था, लेकिन मुझे लगा आपसे ही कंफर्मेशन लूंगा इसका। नहीं ये है तो उनके खानदान में भी म्यूजिक ही है, बहुत सारे सिंगर्स भी हैं उनके घर में, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो उनसे इस तरीके से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, साल 2023 में आपने यूएस और कनाडा में टूर शुरू किया जी, और वही नाम लेकर गए आप जो कोविड में आपने अख्तियार किया था, बिस्मिल की महफिल। और फिर वो किस्सा कहाँ का है जो लड़की यहाँ पर गुदना गुदवा के चली आई थी, बिस्मिल की महफिल लिखवा के, ऐसा कुछ हुआ? देखते समय लोग ऐसा हुआ है मुझे, इंदौर या भोपाल। अच्छा, इंडिया का ही किस्सा है वो? इंडिया का किस्सा है वो। हाँ। तो वो उन्होंने यहाँ पे लिखवाया था वो। अच्छा जी, टूर का कैसा अनुभव रहा यूएस और कनाडा का? बहुत अच्छा रहा, और अलग अलग ऑडियंस देखने को मिलती है आपको वहाँ पे, और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। फिर उसके बाद 2024 में फिर से हम लोग गए, तो ये चलन चलता गया क्योंकि लोगों को पसंद आने लगी वो चीज़ें, लोगों को पसंद है मेरा एक्ट। मतलब खुश नसीबी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग बार बार बुला रहे हैं मुझे। तो इस साल भी हमारा टूर लाइंड अप है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है अभी, तो चल रहा है काफिला। कब से है टूर? ये अप्रैल में है, पूरा अप्रैल बाहर हूँ मैं। पूरा अप्रैल बाहर रहेंगे? जी जी जी, मतलब मार्च मिड में निकल जाएंगे या फिर मार्च एंड तक निकल नहीं, अप्रैल में ही निकलूंगा। ओके, और फिर आना होगा एकदम मई जून की गर्मी में। हाँ, बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है मुझे गर्मी में। बर्थडे कहाँ पे कब पड़ता है? 19 में। 19 मई को जन्मदिन पड़ता है आपका, तो इस 19 मई को आप 31 साल के हो जाएंगे जी, है ना? ठीक है। मैं आपके YouTube चैनल पे कुछ वीडियोस आपके देख रहा था,
कुछ कवर्स हैं जो मतलब मिलियंस में व्यूज़ हैं, कहना गलत गलत का कवर है, आओगे तुम, काली काली जुल्फों को तो आपने बता ही दिया, तेरे बिना नहीं लगता है, ठीक है। आपका जो लेटेस्ट वीडियो है पहली बार अजमेर में फॉर बिस्मिल की महफिल, ये 18 कल का ही है, ब्लॉग जैसा कुछ vlog कंटेंट है डाला ना। था जी। फिर एक जुगलबंदी का एपिसोड है बिस्मिल और रुचिका का, और नासिक का व्लॉग भी है, कंसर्ट इन द रेन। यूट्यूबिंग भी कर रहे हैं? यूट्यूबिंग कर नहीं रहा हूँ, जो कंटेंट है वो सब तो मैंने बैठे बड़े यूट्यूबिंग नाम का जो टर्म बनाया है मतलब मैं खुद सोचा यूट्यूबिंग। बताइए सर। तो अब ऐसा कंटेंट है, हम लोग कंटेंट असल में यूट्यूब पे इतना एक्टिव था नहीं मैं पहले। ओके। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव था, तो यूट्यूब के लिए अब हम कंटेंट बना रहे हैं। जुगलबंदी हमारा नया एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें जो पोएट्स हैं, शायर हैं, मैं उनको लेके आता हूँ और उनसे गुफ्तगू होती है, अच्छा, बातें होती हैं। तो हमने ये भी शुरू किया है। उसके बाद बैठक विद बिस्मिल, जिसमें कि मैं पुरानी कवालियाँ या गाने अपने तरीके से अंदाज में पेश करता हूँ और यूट्यूब पे डालते हैं वो। तो यूट्यूब के लिए अभी हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे आपके जो परफॉर्मेंस का तरीका है, ठीक है, वो एक कव्वाली या गज़ल का वो एक वैसा चिर परिचित तरीका नहीं रहा है जैसा हम देखा करते हैं, लेकिन क्या आप उस फॉर्मेट में कभी आगे शिफ्ट होंगे या कभी बीच में आना जाना उस फॉर्मेट में लगा रहता है कि जहां आप एकदम मंचीय किस्म का गायन कर रहे हैं? जी, मैं उस फॉर्मेट में क्या आपकी चहलकदमी फिर से होगी या आप इसी फॉर्मेट को आगे लेकर बढ़ेंगे अभी? देखिए, मेरा फॉर्मेट जो है ना, मैं उसमें सारा टाइम ऐसे खड़े होके लोगों को एंटरटेन करते हुए, एंटरटेन पूरे टाइम और इंगेज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, लेकिन मेरे सेटअप में एक बैठक भी है जहाँ पे मैं बैठता हूँ और मैं आंखें बंद करके गाता हूँ, उन सुरों को फील करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ना मेरे सेटअप में हो जाती हैं कि अपनी जो दिल की तमन्नाएं हैं वो भी मैं गा देता हूँ, और जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को जिस पर डांस करना है वो गाने भी मैं गाता हूँ। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को मुझे आगे लेके जाना है, मुझे दोनों चीज़ें लोगों के सामने रखनी है। कौन कौन लोग हैं बैंड में आपके ग्रुप में जो भी चाहते हैं आपके साथ, या वो वेरिएबल है ऐसा कुछ? नहीं, परमानेंट लोग हैं मेरे बैंड में, क्योंकि जब लोग परमानेंट हो ना तभी काम करने का मजा आता है। मीटर सेट हो जाता है उनके मीटर साथ। से तो सेट हो जाता है, एग्जैक्टली। हाँ, बताइए थोड़ा बैंड मेंबर्स के बारे में अपने। तो हमारे बैंड में है, मेरा भाई है, सगा भाई, तो ही इज़ अ कीबोर्ड प्लेयर। ओके। देन देयर इज दिस सुमित सिंह, बेस गिटार बजाते हैं वो। सोहेल हैं, वो गिटार्स बजाते हैं। नरेन है, ड्रम्स बजाते हैं। एंड देयर इज तबला, ढोलक एंड अनदर कीबोर्ड, और वायलिन है हमारे बैंड में। एंड देयर इज अ साउंड इंजीनियर एंड अ लाइट इंजीनियर। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 14-15 पीपल अच्छा, ऑन स्टेज। तो इतना बड़ा बैंड है हमारा। कहीं जाना हो तो इतना लंबा क्रू एक साथ ट्रैवल करता काफिला है, जाएगा साथ। उतने इंस्ट्रूमेंट और उतना सारा साजो सामान लेके जाना जी, पड़ता होगा। तभी वो आउटपुट डिलीवर कर पाते हैं लोगों को। अच्छा, जब हम लोगों ने ये लिखा कि आप आ रहे हैं तो देखिए बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे संगीत के नए नए छात्र जो हैं वो इस विधा को आजमाना चाहते हैं। कई सारे लोग, मुझे ये भी लगता है बार बार, कि वो चमक देख कर आना चाहते होंगे जो उन्हें वीडियोस में दिखती होगी पब्लिक परफॉर्मेंसेस की, लेकिन इसके हार्डशिप्स बहुत होते होंगे। जी, हार्डशिप्स क्या हैं इसके, जो अगर कोई आना चाहे तो उनको ध्यान में रखे थोड़ा? एज इन थोड़ा समझाइए मुझे। जो कठिनाइयाँ हैं इस मंजिल तक पहुंचने की, या जो कठिनाइयाँ आप अभी भी फेस कर रहे होंगे, क्या कठिनाइयाँ हैं वो? कठिनाइयाँ ये हैं कि आराम हराम है अच्छा, इस फील्ड में, क्योंकि जैसा हमारे साथ होता है कि रात को शो ख़त्म किया, ख़त्म करती पैक करना है, अगले दिन की फ़्लाइट लेनी है, क्योंकि ट्रैवल बहुत ऐसे रहता है हमारा। सोने का वक्त ही नहीं मिलता हमारा। सोना सिर्फ फ्लाइट में होता है, गाड़ियों में होता है, या होटल आ गए तो 1-2 घंटे की नींद ले ली बस। मतलब काफ़ी मेहनत है कि कितनी बार तो मेरा दिल मानता नहीं है कि स्टेज पे जाने से पहले, यार आज बहुत थका हुआ, आज मत कराओ यार, आज मन नहीं है। लेकिन बस पता नहीं क्या ऊपर वाले की आमद होती है कि स्टेज पे चढ़ता हूँ और एनर्जी 100% हमेशा। ये तो वो समय हो गया कि जब आपके पास गिग्स आ रहे हैं जी, आपके पास बुलावे आ रहे हैं, लेकिन वो भी समय तो होगा ना भाई कि जब आपके पास गिग्स नहीं होंगे। जी बिल्कुल, जब आपको अपने मतलब कई बार अपने आप को थोड़ा सा ये खुल के बोलना पड़ता है कि सब हम भी कलाकार हैं, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। मतलब
बहुत किया ये, सालों साल किया ये चीज़ हमने। तो मुझे याद है कि जब मेरे पास काम नहीं था, गिग्स नहीं थे, तब पेरेंट्स ऑब्वियसली अच्छे के लिए बोलते हैं आपके, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठ रहता है वो। अब ऐसा उस दिन मैं इतना रोया था कि बस अब मुझे कुछ काम करना है, मैं नहीं बैठ सकता। उसकी बात है ये कॉलेज की बात है। ओके। हाँ, तो मतलब क्योंकि हमेशा से सिंगिंग में कुछ था ना, और मैं कुछ उस वक्त कुछ कर नहीं पा रहा था ऐसा, और रियाज भी इतना नहीं कर रहा था मैं। तो जब जो उन्होंने बोला वो चीज़ मुझे दिल पे लगी, और तब जाके मैंने रियाज शुरू किया। और कॉलेज के बाद जो कैफ़े था ना, वहाँ पे मैं गाता था। ओके। कैरियोके पे। तो वो चीज़ मुझे दिल पे लगी, और मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मैं बैठ नहीं सकता, मुझे करना ही है। और बहुत सारी जगह फ्री शोज़ किए हैं मैंने, कि लोगों ने मतलब रिकॉग्निशन मिले बस उसका। हाँ, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया कि कोई बात नहीं, वो फ्री में आ जाएगा, कोई बात नहीं। और मैं गया हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं फ्री में कर लूँगा, मुझे बस एक्सपोजर चाहिए, मुझे चाहिए लोग मुझे थोड़ा जानने लगें और मुझे बुलाएं, रिकॉल वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए मेरी। तो वो सारी चीज़ें बहुत करी हैं मैंने। और अभी तो वो स्थिति नहीं होगी ना, अब तो एक सिक्का तो जमा लिया होगा आपने। जी 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 जी। अब तो अच्छा हो गया सब कुछ। मतलब इतना लोगों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा कि अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं तो। बहुत मेहनत है, बहुत मशक्क़त है, लेकिन बस मेरा जो एक फंडा है ये है कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन कभी तो होगा। तो वो मेहनत, वो चीज़ ना मुझे मेहनत करने पे करती रहती है आगे। आप अभी बता रहे थे कि आपका एक वो फेज़ भी होता है जब आप आंख बंद करके अकेले गुनगुनाते हैं। एक तो मुझे लगता है कि कव्वालियाँ तो रियाज में तो गाते नहीं होंगे, कव्वालियाँ तो आपके परफॉर्मेंस की चीज़ होगी, जो परफॉर्मेंस के लिए आपको तैयार करते होंगे। रियाज में क्या गाते हैं आप, या रियाज की कोई ऐसी चीज़ जो गाना सबसे अधिक पसंद हो? रियाज में मैं क्लासिकल पे रियाज करता हूँ, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। ओके। लेकिन उसके बाद वो रियाज करने के बाद कव्वालियाँ भी मैं गाता हूँ, क्योंकि कव्वालियों में बीच में कुछ सरगम आ गई, कुछ अलाप आ गए, तो वो सम पे आने हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको अपना दिमाग तैयार करना पड़ता है। तो क्लासिकल का रियाज होता है, उसके बाद कव्वाली का रियाज होता है। तो ये दो चीज़ें हैं। शादी के बाद लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, क्या इसका आपकी म्यूज़िक पर असर पड़ा है? हमारे एक यूज़र ने पूछा है। शादी के बाद बदलाव एज सच तो मुझे कुछ पता नहीं चले हैं, क्योंकि मैं बाहर ही था इतने सारे दिन, काम पे ही था। बट म्यूज़िक पे कुछ बदलाव नहीं आया। शादी तो अभी 5 जनवरी को हुई होगी। हाँ। लेकिन मैं कुछ वक्त ही रहा अपनी वाइफ के साथ, उसके बाद शोज़ पे निकल गई, क्योंकि पहले से सारे शोज़ बुक्ड थे, सीज़न टाइम था। बट हाँ, जो भी है सब अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है दुनिया। अच्छा लग रहा है, बढ़िया। म्यूज़िक भी ऐसा है कि मैं थोड़ी सी मोहब्बत वाली शायरियाँ ज़्यादा लिखने लगा हूँ आजकल। हाँ, अपना लिखा शेर सुनाइए कोई। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि अर्ज़ किया है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा हो ना सका, बिछड़ते वक्त आंसू तो आए पर उसके सामने मैं रो ना सका। शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, पर मैं क्या करूं जो आज तक किसी और का हो ना सका। बहुत बढ़िया। मालिक ये बताइए, शादी के बाद ये शायरी क्यों लिखे आप? शादी से पहले लिखी। अच्छा, ये पहले वाली है, ठीक है। नहीं, मैं दिल टूटी, मतलब ये हार्ट ब्रेक वाली शायरियाँ लिखूंगा। मेरी वाइफ को पता है, मैंने बोला भाई मुझे लिखनी है, मुझे मजा आता है दर्द फील करने में, पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने में मुझे मजा आता है, मुझे करने दो। ठीक। प्रशांत, तुम तो सवाल के पहले गाना सुनाओ पहले अभी तो। हेलो, मेरा नाम प्रशांत है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए थे। दिलजीत पाजी आए जी, अभी कोल्ड प्ले का टूर चल रहा है, या आप कह लें एड शीरन भी अभी इस बीच इंडिया में ही है। आप भी ओपन शोज करते रहते हो, तो अब जैसे दिलजीत पाजी आए, उन्होंने बोला कि इंडिया में वैसा इंफ्रा नहीं है और वो सही होना चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा है, क्योंकि अब दिलजीत पाजी की जो ऑडियंस है वो बहुत वाइड ऑडियंस है। मैं अभी उस लीग में आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने शोज़ किए हैं, मुझे हर जगह बहुत बढ़िया लगा। टॉप साउंड मिलती है मुझे, टॉप स्टेज मिलता है, एंड जो लेआउट है, जो मैनेजमेंट होती है, मुझे मेरे कॉन्सर्ट्स महफिल के हिसाब से मुझे अप टू द मार्क मिला है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ अपने यहाँ शोज़ करके। अच्छा, और एक और सवाल, आपका पेन नेम बिस्मिल है एक तरीके से जी, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर हुए इंडिया में राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी बहुत अच्छी पोएट्री करते थे, और आप भी थोड़ा
उसी ओर हैं, तो क्या इंस्पिरेशन रहा है? तो बिस्मिल मेरी माँ ने रखा था नाम, मेरी मम्मी ने नाम रखा था ये। हम गुलाबी आंखें गाना देख रहे थे, उसमें वो लाइन आती है कि ज़रा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो मम्मी ने बोला कि ये बिस्मिल वर्ड उठा लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं अपने बैंड का नाम सोच रहा था कि क्या रखूँ। तो मम्मी ने बोला कि बिस्मिल रख लो, अच्छा नाम लग रहा है। और उनको भी उस वक्त मतलब नहीं पता था। जब वो तो शायरी लिखना शुरू किया, फिर मैंने देखा अच्छा बिस्मिल का मतलब है अ वुंडेड लवर। तो समझ रहे हो, एक घायल आशिक था मैं पहले से। तो ये इस नाम ने मुझे बड़ी आगे तरक्की दी है। मैं इस नाम को दिल से लगा के रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इसी नाम से बुलाएं, क्योंकि ये नाम मेरे दिल के बड़ा करीब है, आसिफ से ज़्यादा। ओके जी। सर, मेरा नाम रितिका है। हाय रितिका। आपने कहा आप सोनू निगम के बहुत बड़े फ़ैन है अभी भी। एक टाइम पे फेसबुक पे उनकी डीपी भी आपने लगा रखी थी। तो उनके साथ ऐसा कुछ किस्सा जो आपको अभी तक याद हो, मतलब कि अभी आपने सर से बात की, लेकिन एक ऐसा जो आपने बताया ना हो लेकिन याद हो, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने भैया को बोला था कि सोनू भैया आपको आना है प्लीज़। और वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत दुआएं दे रहे थे मुझे। देन एक दिन पहले उन्होंने बोला कि बिस्मिल सॉरी यार मैं आ नहीं पाऊँगा, मेरा काम है, मेरा शो आ गया है। और मैंने कहा क्या करें भैया, कोई बात नहीं, अब वर्क है, वर्क इज़ फर्स्ट। मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं दिल से चाहता था कि मेरी शादी पे ना वो आए, वो इंसान जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है गाने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए। ओके। तो उन्होंने मुझे आके जो सरप्राइज़ दिया ना, आ गए शादी में? सरप्राइज़ दिया आके, और मेरी आंखों से आंसू। मैंने कहा भैया क्या कर दिया आपने आज, ये मतलब दिन ही बना दिया मेरा। ओके। तो वो सरप्राइज़ मेरे लिए बड़ा मायने रखता है कि उन्होंने आए, इतने अपने शो के बाद आए थे, वो शो ख़त्म करके फिर थोड़ी देर के लिए आए चाहे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। अरे वाह, दैट्स गुड। या हाँ जी, खुशी। हम कहते हैं हमेशा कि म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो आपको रुला सकता है, हंसा सकता है, इट इवोक्स इमोशंस। तो आपका ऐसा कौन सा गाना है आपका फेवरेट जिसको आपने एक बार ही सुना और आप इतना रिलेट कर गए कि आप रो पड़े हो? और दूसरा इस सवाल मेरा एक ये है कि सूफ़ी तो आपका फेवरेट जॉनर होगा ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सा जॉनर है जो आपको सुनना पसंद है? मैं काफ़ी सारे जॉनर सुनता हूँ। मैं हाउस भी सुनता हूँ, मैं टेक्नो भी सुनता हूँ, और मैं हॉलीवुड जो जितने भी सिंगर्स हैं मैं उनको भी सुनता हूँ। जेसन मिराज हो गए, अडेल हो गई, तो इन सब लोगों को मैं सुनता हूँ। मुझे मज़ा आता है सुनने में। मुझे सिर्फ अपनी रेखा सूफ़ी के अराउंड ही नहीं रखनी है, मुझे हर चीज़ सुननी है, हर जगह से सीख के मुझे अपने गाने में इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़ें। तो मैं कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा उन चीज़ों को लेकर। और वो गाना जिसने आपके अंदर ऐसा कोई इमोशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना बॉम्बे में था, अब से कुछ 4 साल पहले। मैं 3 साल बॉम्बे में बिताए हैं। तो मैं काम ढूंढ रहा था कि मुझे काम मिल जाए, और वो उस टाइम काम नहीं मिल रहा था। रोज़ सुबह उठ के डायरी से नंबर निकालता था, सबको मैसेज करता था कि आपके पास काम है तो प्लीज़ मुझे बताइए बताइए बताइए। लेकिन ना एक शाम ऐसी थी, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं बहुत हिट हुआ था मुझे कि मेरे पास काम नहीं है, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। और शाम के वक्त मैंने लगाया कुन फाया कुन, और मैं इतना रोया वो सुन के, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। वो मोमेंट जो था ना, उसने काफ़ी चीज़ें चेंज करी, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी लाई मेरे दिमाग में कि क्या मुझे करना है, कैसे करना है। तो वो एक गाना है जिसको सुन के मैं बहुत रोया था, रहमान साहब का। सवाल पूछ के मैं आपको धर्म संकट में डालूंगा। कहाँ का कोक स्टूडियो बेहतर है, इंडिया का या पाकिस्तान का? नहीं यार, देखिए म्यूज़िक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ का बेहतर है, वहाँ का बेहतर है। म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो अच्छा लगे आपको वो बेहतर है। नहीं, इसकी तो सोशल मीडिया पे बाकायदा लड़ाई होती है अच्छे से। लड़ाई देखते भी होंगे आप? देखिए अरे नहीं, आप वायरल वीडियो देखते हैं, जब पुराने गाने सुनते हैं तो लड़ाई भी देखते ही होंगे। तो उसमें कोक स्टूडियो इंडिया में इतने सारे खूबसूरत गाने हैं। मदारी था, उसके बाद सचिन जिगर के गाने हैं उसमें, और बहुत सारे गाने हैं। अब सेम जैसे मुझे यहाँ के पसंद है, वैसे ही मुझे वहाँ के भी पसंद है। तो ऐसा कुछ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये म्यूज़िक है, ये लोगों को बांधता ही अलग नहीं करता है। तो वहाँ का अपनी जगह है, यहाँ का अपनी जगह है, बट बेहतर मैं नहीं कहूँगा। आप ललन टॉप में आए, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।